अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ लीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करना आपने भूलना नहीं है। आज की दो तीन अहम टॉप स्टोरीज़ हैं। सबसे पहली बात तो साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब को जो ऐन तवक्कुआत के मुताबिक रिलीफ मिला है। आज अल अज़ीज़िया रेफरेंस में भी उनको बरी कर दिया गया। इससे पहले आपको पता है विनफील्ड रेफरेंस में भी उनको बरीयत मिल चुकी थी और फ्लैगशिप रेफरेंस तो नैब ने हैरान कुन तौर पे विड्रॉ कर लिया था। आपको ये भी याद होगा कि 2017 में नवाज शरीफ साहब यही तमाम रेफरेंसेस को चाहते थे कि क्लब होके इनका एक जॉइंट ट्रायल हो, लेकिन किस तरह से जो जुडिशरी है उसने एक रोल प्ले किया 2018 के इंतखाबात में, और जो नवाज शरीफ साहब ने एक अपना बयानिया बनाया कि उनको इलेक्शन से बाहर रखा गया 2018 में, किस तरह से ये मामला जो है आगे हमें परसू करते हुए दिखाई दिए। और साथ साथ फिर JIT भी आपने देखा था कि हाई पावर्ड एक JIT तश्कील दी गई वाजिद ज़िया साहब की सरबराही में। उसका हमें जो एक कंक्लूजन था वो 6 साल के बाद ये नज़र आया कि आज नैब के प्रोसिक्यूटर अदालत में ये कह रहे थे कि जिन दस्तावेज़ात पर ये तमाम केसेस चलाए गए, ये तमाम रेफरेंसेस बनाए गए, वो दस्तावेज़ात महज फ़ोटो कॉपीज़ थी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो थे ही नहीं। जो इतनी हाई पावर्ड JIT थी जिसने कौम का ना सिर्फ पैसा बल्कि वक्त का ज़िया भी नज़र आया, और जो 10-10 वॉल्यूम्स का जिक्र किया जाता था, जो ठोस शवाहिद का जिक्र किया जाता, इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस की बात की जाती थी, वो एविडेंस ये निकला कि फ़ोटो कॉपीज़ ही थी जिनकी बेसिस पे कुछ नहीं निकलना था। नवाज शरीफ साहब और उनकी जमात शुरू दिन से एक मौक़िफ़ अख्तियार की हुई थी कि ये सज़ा उन्होंने देनी थी। किस तरह से बेटे से तनख्वाह ना लेने पर उनको सज़ा दी गई, उनको इस सिस्टम से बाहर रखना था, इस प्रोसेस से बाहर करना था। और एक साबिक वज़ीर आज़म ने मुल्क की एक जो चेकर्ड हिस्ट्री हमें नज़र आ रही है उसको देखते हुए इट वाज एक्सपेक्टेड, इट वाज नॉट अ सरप्राइज कि एक साबिक वज़ीर आज़म को घर भेजा, इक़्तिदार से बाहर किया और किसी और को अकोमोडेट करने के लिए आपने पूरा ये एक सिनेरियो बनाया। किरदार ही सिर्फ मुख्तलिफ हमें नज़र आ रहे हैं, स्क्रिप्ट तो आज के दिन भी वही नज़र आ रहा है। जो नवाज शरीफ साहब कहते थे कि जी वज़ारत उज़्मा के मनसब से एक को बाहर किया गया, पार्टी की सदारत से उसको निकाला गया और फिर उसको जेल में डाला गया। आज भी एक साबिक वज़ीर आज़म इस वक्त गुज़िश्ता साल उसको भी वज़ारत उज़्मा के मनसब से बाहर किया गया। पार्टी की सदारत आपने कुछ अरसे पहले ही देख लिया, कुछ दिनों पहले ही उसको पार्टी की चेयरमैनशिप से साइड लाइन कर दिया गया, उसको हटा दिया गया। उसकी पार्टी को इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक ऑर्डर जारी किया गया और फिर वो इंसान 4 माह से आपको जेल में दिखाई दे रहा है। सो स्क्रिप्ट रिमेन्स द सेम। फिल्म आपको 2018 वाली आप देख रहे हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ और सिर्फ इतना है, ऑल्दो कि नवाज शरीफ की पार्टी ये कहती है कि मवाजना नहीं किया जा सकता, दोनों जो सिनेरियोज़ हैं दोनों का कंपैरिजन नहीं ड्रॉ किया जा सकता, लेकिन बहरहाल अवाम समझते हैं, अवाम को सिमिलैरिटीज़ तो इसमें बहुत नज़र आ रही हैं, लेकिन डिससिमिलैरिटी सिर्फ एक है कि अवाम इस वक्त बहुत ही पक चुके हैं, बहुत तंग आ चुके हैं, अवाम गुस्से में हैं। अवाम को अगर उनकी बैलेट बॉक्स से दूर रखा गया, अवाम में इश्तियाल है, एनिमोसिटी है, गुस्सा है, गम है, जो कुछ सिनेरियो इस वक्त नज़र आ रहा है। और ये कब तक चलेगा? अब हम 18 की बात कर रहे हैं, 2023 में हमें यही सिचुएशन नज़र आ रही है। आज से 5 साल बाद भी क्या इसी तरह से ये नैब जो कि आज बेबसी का इजहार कर रही है, 5 साल बाद क्या वो भी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जिस तरह से आज फुर्ती में हमें 190 मिलियन पाउंड का केस बनाती हुई दिखाई दे रही है, जिस तरह से इसको परसू कर रही है, क्या नैब का किरदार इतना ही मशकूक हमें 5 साल बाद भी नजर आएगा? लेकिन सबने नजरअंदाज किया कि सुप्रीम कोर्ट कैसे एक कंप्लेनेंट, एक प्रोसिक्यूटर, एक जज का रोल जो है वो अपनाए हुए है एक शख्स के हवाले से केसेस में। और लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस ओवरसीइंग या जुडिशल ओवरसाइट को सबने नजरअंदाज किया, जिससे बार बार इस बात का जिक्र किया जा रहा था कि जो फेयर ट्रायल है उसको कॉम्प्रोमाइज होते हुए हम देखेंगे। आज भी फेयर ट्रायल के तकाजे के हवाले से जो कि नहीं पूरे किए जा रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है और उनका गिला है, उनका शिकवा है कि ये फेयर ट्रायल के तकाजे नहीं पूरे किए जा रहे। आज शाह महमूद कुरैशी साहब की साहबजादी भी कही थी कि जी ज़मानत जो है वो 3 हफ्ते से मुसलसल जो है वो नहीं दी जा रही है। सो बहरहाल कहने का मकसद है कि प्रिटी मच वही हमें सिनेरियो नज़र आ रहा है, वही जो कि आज नून लीग कह रही है कि उनको रिलीफ नहीं
ان کو انصاف مل رہا ہے. لیکن کیا عمران خان صاحب کے لیے بھی ہم یہی کہہ رہے ہوں گے اب سے کچھ عرصے بعد؟ توشہ خانہ کا کیس ہے. توشہ خانہ میں آپ نے دیکھا جس پھرتی سے اس کیس کو آگے بڑھایا گیا, ملزم کو جو دفاع میں گواہان ہیں وہ پیش کرنے نہیں دیا گیا, اور سائفر کیس ہے. 200 سے زائد کیسز آپ نے بنا دیے ہیں ایک اور سابق وزیر اعظم کے اوپر. سو پریٹی مچ ہمیں حالات وہی نظر آ رہے ہیں, لیکن اس میں بہتری نہیں کس طرح سے دکھائی دے گی. ادارے کویسچنیبل ہیں, تاحیات نااہلی بھی. نواز شریف صاحب کا راستہ تو کوئی بھی نہیں روک سکتا. 4 ٹائم جو انپریسیڈنٹڈ 4 ٹائم کے لیے وہ جو وزیر اعظم بننے کے لیے ان کے جو آڑے آبسٹیکلز تھیں وہ آہستہ آہستہ کر کے تمام رکاوٹیں ہٹ گئی ہیں. اور تاحیات نااہلی پہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ روز سپریم کورٹ کی جانب سے جو ریمارکس سامنے آئے ہیں, اور ان ریمارکس کے اکارڈنگلی جو کہا جا رہا ہے کہ جو ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے نظر آ رہا ہے کہ اٹ شیل پریویل اوور سپریم کورٹس ورڈکٹ. چونکہ الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 232 میں ترمیم کسی بھی فورم پہ چیلنج نہیں کی. اور میاں صاحب چونکہ اس وقت ایک پاور پلے انجوائے کر رہے ہیں, چوکے چھکے لگا رہے ہیں, بڑے خوش دکھائی دے رہی ہے ان کی جماعت. نیچرلی 5-6 سال کے ایک عرصے میں جہاں پر وہ اب جا کے ازالے کی بات کر رہے ہیں کہ جی ازالہ ہونا چاہیے, جو ان کی گریوینسز تھی جو کہ وہ خاموش ہو جاتے ہیں. 18 ستمبر کے بعد تو ہم نے خاموشی ہی دیکھی ہے, لیکن ابھی بہرحال میاں صاحب ایک بار پھر وہ 3 بار جس طرح سے ان کو گھر بھیجا گیا اور جس بے دردی کے ساتھ ان کو نکالا گیا, لیکن وہ مجھے کیوں نکالا تو ضرور کہتے ہیں, لیکن وہ مجھے کیوں نکالا کہ جو ازالے کا وقت جب آتا ہے تو ان کو ایک طرف اقتدار نظر آ رہا ہوتا ہے, ایک طرف ازالے کی بات ہوتی ہے. اب وہ اقتدار کو بہرحال چوز کرتے ہیں, اس کو پریفر کرتے ہیں, اور پھر وہ معاملات جو ہیں وہ بیک برن ہمیں پس سے پوچھ جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. آج کی جو دوسری اہم خبر وہ خط و خطابت کی ہے. مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے آج ایک اوپن لیٹر چیف جسٹس آف پاکستان اور جو آنریبل ججز ہیں آف سپریم کورٹ ان کو لکھ دیا ہے. اس میں جو آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سے مظاہر علی اکبر نقوی صاحب جس کیس کا سامنا کر رہے ہیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں, اس حوالے سے انہوں نے بڑے اہم سوالات اس خط کے ذریعے ریز کیے ہیں. اور نیچرلی آپ کو پتہ ہے جو جوڈیشری ہے, جو اپیکس کورٹ ہے, اس کی تقسیم کا معاملہ نظر آ رہا ہے, گہرا ہوتا ہوا یہ تاثر دکھائی دے رہا ہے. اور یہ صرف تاثر ہی نہیں, یہ ڈویژن جو ہے وہ کلیئرلی ایویڈنٹ ہمیں نظر آ رہی ہے. جو یہ خطوط کا سامنے آنا, گزشتہ روز جیسے اعجاز الاحسن صاحب کا خط کا منظر عام پر آنا, اور وہ جو سینیورٹی کا جو رول ہے اس کے نظر انداز کرنے کی جو کنسرنز اس پر جیسے اعجاز الاحسن صاحب نے جو بتائے ہیں, جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے قانون کے تحت فالو ہونے تھے, جو کمیٹی نے مشاورت سے بینچ فکسنگ کا معاملہ جو ہے وہ طے کرنا تھا, وہ پروسیجر کو بائی پاس کرنا یا نظر انداز کرنا یا ان کو لوپ میں نہیں لینا, اس پر انہوں نے خط لکھا تھا. اور آج چیف جسٹس صاحب نے بھی اس کا رسپانس جیسے اعجاز الاحسن صاحب کے خط کا رسپانس دے دیا ہے. رسپانس میں چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ تو تمام اپنے ساتھیوں کے لیے ہمیشہ ان کے دروازے کھلے ہیں, وہ انٹرکام اور فون پر بھی ہمیشہ دستیاب ہیں. انہوں نے اپنے سٹاف کو بھیج کے جیسے اعجاز الاحسن صاحب کے حوالے سے دریافت کرنا چاہا, تو لیکن سٹاف نے بتایا کہ وہ جمعے کے دوپہر لاہور روانہ ہو گئے. تو لہٰذا اس بات پہ بھی چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ بہتر سمجھا کہ وہ اس پر ایک ٹونٹ ضرور کر دیتے کہ ہمیں 6 دن کی کام کرنے کی تنخواہ ملتی ہے, نہ کہ 4.5 دن کی. اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کو اس خط کے ذریعے چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی بتایا کہ جج کی پہلی ذمہ داری عدالتی فریضہ ہے اور اس عدالتی فرائض کی سر انجام دہی ہے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ جو خط ہے ان کا بہرحال سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ جاری ہو چکا ہے, لیکن خط لکھنا چیف جسٹس صاحب نے پریفر کیا. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین ہیں انہوں نے بھی یہ خط لکھا تھا, جس سے فنڈامنٹل رائٹس کی جس طرح سے وائلیشن ملک میں ہو رہی ہے اس پر بھی 184(3) کے تحت ان کی وہ چاہتے تھے کہ ان کی جو خط ہے اس کو ایک پٹیشن کے طور پہ ٹیک اپ کیا جائے اور یکساں مواقع تمام سیاسی جماعتوں کو میسر کیے جائیں, جس پر چیف جسٹس آف پاکستان کے آفس سے ایک رسپانس سامنے آیا تھا کہ ایک تو انسیلڈ ان کو لفافے میں ملا خط, اور دوسرا یہ کہ ان کو ان کی جو آئینی اور ذمہ داری ہے
उस हवाले से उनको नहीं बताया जाए, वो बखूबी अपनी आइनी ज़िम्मेदारी से वाकिफ़ हैं। सो ये एक बात है। और दूसरी ये कि मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब की जो मैंने ख़त का हवाला दिया, उन्होंने जो सवालात इस पर रेज़ किए हैं वो सवालात अहम है। उन्होंने चीफ़ जस्टिस साहब के ही ख़त का, जो कि 3 अप्रैल 2023 को चीफ़ जस्टिस साहब ने लिखा था, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने साबिक़ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब को, जिस पर उन्होंने रेज़ किया था ये सवाल कि वी मस्ट एक्सेनरेट द रिस्पोंडेंट जज। और ये जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब से मुतालिक जो ये जब लीक ऑडियो लीक का जो मामला कंट्रोवर्सी मंजर आम पर आई थी, तो इससे मुतालिक उन्होंने लिखा था कि वी मस्ट एक्सेनरेट द रिस्पोंडेंट जज एंड फुली रिस्टोर हिज ऑनर और एल्स सबमिट आवर रिपोर्ट इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। टू लीव द रिस्पोंडेंट जज अंडर अ क्लाउड ऑफ अनसर्टनिटी अंडरमाइंस हिज एंड द जुडिशरीज रिप्यूट। Confidence of the people in the integrity and independence of the judiciary requires us to proceed without any further delay. So लिहाजा जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने अपने ख़त में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के इन रिमार्क्स का, जो कि उन्होंने ख़त के ज़रिए उन्होंने और जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने ये लेटर लिखा था 3 अप्रैल 2023 को, उसका हवाला दिया। और हवाला दे के उन्होंने कहा कि आई आस्क दैट विच आई हैव नॉट बिफोर हैज़ द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अप अंटिल दिस वेरी मोमेंट बीन एबल टू एक्सेनरेट his honor and do away with the cloud of uncertainty that hangs over his and the judiciary's repute. और साथ साथ ये भी कहा कि वाई इज़ इट दैट अ जज विद एसेट्स जो कि लीगली एक्वायर किए गए और डिक्लेयर किए गए टैक्स रिटर्न्स में, वाई इज ही बीइंग कॉल्ड इनटू क्वेश्चन बिफोर द सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल? इज देयर अ लीगल और मॉरल जस्टिफिकेशन फॉर दिस अनरीजनेबल डिस्पैरिटी? और उस इदारे की जो रेपुटेशन है उसको डैमेज होने से बचाने के लिए मेरे ख्याल से ये मामलात अगर बेहतर हो कि ये ख़त ख़िताबत से तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होते हुए मामला नज़र आ रहा है, अवाम में जो तासुर जा रहा है उससे नज़र आ रहा है कि इस वक्त जो सुपीरियर जुडिशरी है, जो जजेस की आपस में जिस हद तक इख्तिलाफात बढ़ चुके हैं, उनको इस तकसीम में, इस तकसीम के माहौल में उनको एड्रेस होने की ज़रूरत है। और उसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान का नेचुरली जो कि कह रहे हैं कि उनके अगर दरवाजे तमाम साथियों के लिए हमेशा खुले हैं, तो बहरहाल ये ख़त का ही उन्होंने ख़त से ही जवाब देना पसंद क्यों किया? आखिर में पीटीआई के हवाले से पीटीआई के जो वकला की टीम है, आज वो इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात उन्होंने की। और जेल में मुलाकात के बाद इमरान खान साहब ने अपने वकला की टीम के ज़रिए पाकिस्तान की आवाम को बस यही पैगाम दिया है कि 8 फरवरी को आपका टारगेट बैलेट बॉक्स होना चाहिए। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि बड़ी तादाद में वोट कास्ट करें और वोट कास्ट करने के लिए घरों से बाहर निकलें, वोट के ज़रिए ही आप इस फैशिज़म को शिकस्त दे सकते हैं। साथ साथ उन्होंने यही कहा कि यही जो हक़ राय दही का जो इस्तेमाल है या हक़ राय दही का इजहार ही वो एक बेहतरीन और कानूनी तरीका है जिससे आप इंतकाम ले सकते हैं अब तक के हालात में। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जो रिमार्क्स आए हैं वो भी बड़े हैरानकुन हैं और वो बड़े अलार्मिंग हैं इस हवाले से कि एक पार्टी जिसको जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कंडक्ट करती है तो उसके 7 दिन के अंदर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो पाबंद होता है कि वो पार्टी का सर्टिफिकेट इशू कर दे। 7 दिन गुजर चुके हैं लेकिन पार्टी सर्टिफिकेट अब तक नहीं दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जिस पर आज उन्होंने आवाज़ उठाई है। और ऑन दी कॉन्ट्ररी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब उन्होंने ये कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दुरुस्त ही नहीं है और ये उनका दायरा इख्तियार है, यानी कि पेशावर हाई कोर्ट जिनसे अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सारी रिलीफ की उम्मीद रखती है। और उन्होंने ये कहा था कि ये हतमी फैसला करने से इलेक्शन कमीशन को रोका था, लेकिन आज उसके जवाब में चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ये कह रहे हैं कि ये जो दायरा इख्तियार है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है और ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये वाजे कर चुके हैं। सो उनकी इन रिमार्क से, उनकी इन स्टेटमेंट से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इंटेंट ज़रूर ज़ाहिर होती है। और ऐसे माहौल में जहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही की बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आइनी जिम्मेदारी है कि वो हर सियासी जमात को इलेक्शंस के लिए एक यकसा मौक़े फराहम करें, फेयर अपॉर्चुनिटी, फेयर जो एक ग्राउंड है, एक फील्ड है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, वो फेयर होनी चाहिए, वो इक्वल होनी चाहिए तमाम सियासी जमातों के लिए। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, आइनी जिम्मेदारी है। और उस हवाले से उनका जो रवैया है और उनकी जो इंटेंट है वो स्टेटमेंट से ज़रूर
ظاہر ہو رہی ہے. یوٹیوب کو ضرور سبسکرائب کریں میرے اور کامنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے.